हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। जहां तक कल हमने कंप्लीट किया था, जहां तक कल हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये सेकंड एंड लास्ट पार्ट होगा केमिस्ट्री का। इसके बाद जनरल साइंस से आपका केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। बायोलॉजी भी मैंने कवर कर दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जा के आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री का अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो भी जा के देख लीजिए। जो भी चीज़ें इस समय डाली जा रही हैं दृष्टि द विजन की बुक से, वो आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कुछ आपको इसमें नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ें मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट मिल रही है, उसके बावजूद अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ईपीएफओ के लिए ही नहीं, आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए, यूपीटी प्लस से पेट के लिए, पीसीएस के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ और उनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H। हाइड्रोजन का उपयोग क्या क्या है? वनस्पति तेल और कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अम्लों जैसे HCl, H2SO4 अम्लों के निर्माण में, धातु कर्मीय प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आणविक हाइड्रोजन का उपयोग वेल्डिंग में होता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई हाइड्रोजन की। अब अगला जो पदार्थ है वो है जल। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है। जल की तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इन गुणों की उपस्थिति से जल विशेष गुण प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जल को कठोर बनाते हैं। जल की कठोरता दो तरह की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जहां अस्थायी कठोरता को उबालकर आसानी से दूर किया जा सकता है, वहीं पे जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए कई रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे हम जल की कठोरता को समझते हैं कि जल की कठोरता के क्या कारण होते हैं, और कारण है तो कुछ निवारण भी होता होगा। सबसे पहले अस्थायी कठोरता के बारे में बात करते हैं कि अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है। इसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और जल की अस्थायी कठोरता के कारण है। इसका निवारण क्या है? जल को उबालने से बाइकार्बोनेट अघुलनशील लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है इसका निवारण। तो स्थायी कठोरता के बारे में जानते हैं। इसकी कठोरता के जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। इसके निवारण क्या है? सोडियम कार्बोनेट द्वारा उपचारित करने पर ये अघुलनशील कार्बोनेट व क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है इसका निवारण। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कौन कौन से कठोर जल उपयुक्त नहीं है? किस लिए उपयुक्त नहीं है? पीने के लिए उपयुक्त नहीं है कठोर जल, कपड़ा धोने में, सिंचाई के लिए और बॉयलर में कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो ये तो जल और हाइड्रोजन की बात हुई। अब आगे हम अगला जो पदार्थ है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सोडियम, जिसका रासायनिक सूत्र है Na। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक बहुत क्रियाशील धातु होती है। इसकी क्रियाशीलता के कारण ही प्रयोगशाला में इसे केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम को प्रयोगशाला में केरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में होता है। सोडियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में होता है। टेट्रा इथाइलेट के निर्माण में भी सोडियम प्रस्तुत होता है। टेट्रा इथाइलेट के निर्माण में भी सोडियम प्रस्तुत होते हैं। सोडियम के कुछ प्रमुख यौगिक और उनके उपयोग को हम समझते हैं। क्या क्या उपयोग है, उनके क्या क्या यौगिक हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन, कृत्रिम सिल्क के निर्माण में प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो ये बात हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। धावन सोडा का क्या उपयोग है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा को ऐश भी कहते हैं, धावन सोडा को ऐश भी कहते हैं। साबुन, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा इत्यादि के निर्माण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जल की स्थायी कठोरता दूर कर उसे मृदु बनाने में धावन सोडा यूज होता है। घरेलू कार्यों में और धुलाई संबंधी कार्यों के लिए धावन सोडा ही प्रयुक्त होता है। खाने का सोडा, सूत्र है NaHCO3। खाद्य पदार्थों जैसे केक, ब्रेड आदि बनाने में खाने का सोडा का प्रयोग किया जाता है और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। ग्लाबर साल्ट, ग्लाबर साल्ट Na2SO4.10H2O, इसका उपयोग शीशा निर्माण, कागज निर्माण, औषधि निर्माण आदि में होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाने के नमक के रूप में होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाने के नमक के रूप में होता है। आगे बात करते हैं सोडियम परऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड एक पीले रंग वाला चूर्ण होता है। इसका उपयोग अस्पतालों में, जहाज़ों में बंद हवा को शुद्ध करने के लिए होता है। इसके साथ ही रंगाई में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही ऊन, जो ऊन होता है स्वेटर वाला, ऊन के विरंजन में भी सोडियम परऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में और एंटीडोट के रूप में होता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में और एंटीडोट के रूप में होता है। सोडियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को, और इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र होता है NaC7H5O2, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है। ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है, सोडियम बेंजोएट। क्षारीय मृदा धातुएं, आगे हम बात करेंगे एल्काइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में स्थित धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इस वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम आदि स्थित होते हैं। बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए होता है। रेडियम का उपयोग कैंसर में उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, रेडियम का उपयोग कैंसर में उपचार के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है Mg(OH2), इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका उपयोग पेट में अम्लीयता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट में अम्लीयता संबंधी समस्या दूर करने के लिए होता है। मैग्नीशियम से निर्मित अन्य प्रमुख यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3, मैग्नीशियम एल्वा है। मैग्नीशियम एल्वा का प्रयोग पेट में अम्लीयता से संबंधित जो समस्या होती हैं उसके उपचार के लिए किया जाता है, मैग्नीशियम एल्वा का यूज। ठीक है, ये तो बात हुई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम, कैल्शियम प्रकृति में सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड आदि के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये मानव शरीर में हड्डियों के विकास के लिए मूलभूत तत्व होता है कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ प्रमुख यौगिक और उनके उपयोग के बारे में हम जानने वाले हैं अब। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। वायुमंडल में खुला रखने पर ये नमी
और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। कीटाणुनाशी अथवा रोगनाशी होने की वजह से इसका उपयोग दीवारों की पुताई के लिए होता है। इसके साथ ही इसका उपयोग सीसा उद्योग, चर्म उद्योग में होने के साथ साथ चीनी के शुद्धिकरण व ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूना पत्थर, संगमरमर आदि के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण, बुझे चूने के निर्माण आदि में होता है। ये मोती यानी पर्ल का मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इसके अलावा एथिनिल, इथेफॉन रसायन का भी उपयोग फलों के पकाने में होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इसके अलावा एथिलीन, इथेफॉन रसायन का भी उपयोग फलों को पकाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। खिलौनों, मूर्तियों, आभूषणों और सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। चिकित्सकीय कार्यों, विशेष रूप से टूटी फूटी अस्थियों को उचित स्थान पर बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। और सीलिंग संबंधी कार्यों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ किया जाता है। अब आगे हम बोरॉन को समझते हैं। बोरॉन में बोरेक्स और बोरिक एसिड का निर्माण होता है। बोरेक्स और बोरिक एसिड का उपयोग औषधि निर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। बोरॉन अग्निरोधी, कठोर और उच्च गलनांक वाला तत्व होता है। बोरॉन अग्निरोधी, कठोर और उच्च गलनांक वाला तत्व होता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। बोरॉन फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, वायुयान में प्रयुक्त होने वाले हल्के उपकरणों के निर्माण में होता है। इसके साथ ही नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त नियंत्रित छड़ों का निर्माण बोरॉन से होता है। ऊष्मारोधी यानी हीट रेसिस्टेंट शीशे के निर्माण में बोरेक्स अम्ल, आर्थोबोरिक अम्ल का उपयोग होता है। चिकित्सकीय साबुनों के निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। चिकित्सकीय साबुनों के निर्माण में बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम एक प्रमुख धातु है। इसका उपयोग विद्युत तारों, बर्तन निर्माण, वायुयान निर्माण और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन। कार्बन मुक्त अवस्था में कोयला, हीरा व ग्रेफाइट में पाया जाता है। वहीं ये संयुक्त अवस्था में धात्विक कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बनों आदि में भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बन मुक्त अवस्था में कोयला, हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है और ये संयुक्त अवस्था में धात्विक कार्बोनेटों, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बनों आदि में पाया जाता है। ये सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाने वाला तत्व होता है। इसके अलावा ये सभी जैविक प्राणियों का आवश्यक घटक है। कार्बन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, 12C, 13C और 14C। ये 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 12C, 13C और 14C रेडियो एक्टिव होता है। 14C का प्रयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। 14C का यूज़ रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन के अपरूप क्या है? प्रकृति में कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन तीनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं, लेकिन कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों में अंतर के कारण इनके गुण अलग अलग होते हैं। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से आबंधित होता है, जिससे एक अत्यंत दृढ़ त्रिआयामी संरचना प्राप्त होती है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में अवस्थित होता है, जिससे एक षटकोणीय स्वरूप मिलता है। ग्रेफाइट में सभी षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है।
फुलेरिन। फुलेरिन में कार्बन के परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। C20, C60, C70 इत्यादि सामान्य रूपों से पाए जाने वाले फुलेरिन के प्रकार हैं। C20, C60, C70 फुलेरिन के टाइप्स हैं। ग्राफीन। ग्राफीन कार्बन की पतली परत वाला अपरूप पदार्थ है जो कि विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती है। ये एक द्विआयामी पदार्थ होता है और विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। अत्यधिक मजबूत होने के कारण इसका उपयोग मोबाइल के डिस्प्ले में, LCD में, LED के लिए भी किया जाता है यूज। ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्वरूप आप देख सकते हैं, ये हीरा का स्वरूप है और ये फुलेरिन है। आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों में ये एक प्रमुख गैस होती है। जितनी भी चीज़ें आपको बॉक्स में दिख रही है ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको अलग से बॉक्स में दिया जाता है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें आप। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में ये एक प्रमुख गैस होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में 0.03% तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज में बदला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जैसी परिघटना के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था ठोस होती है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था ठोस होती है जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया निर्माण और अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, अगला जो पदार्थ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन Si। सिलिकॉन भी P ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपयोग अभियांत्रिकी, सौर संयंत्रों के निर्माण, शीशा उद्योग आदि में होता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। लगभग 28% पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सिलिकॉन पाया जाता है, 28%। क्वार्ट्ज, ट्राइडाइमाइट सिलिका के प्रमुख क्रिस्टलीय रूप हैं। कौन कौन से क्रिस्टलीय रूप हैं? क्वार्ट्ज है और ट्राइडाइमाइट है। सिलिकॉन के प्रमुख सिलिकॉन जो है ये एक प्रमुख पॉलीमर होता है जिसका निर्माण सिलिका से होता है। किससे होता है? सिलिका से इसका निर्माण होता है। सिलिकॉन पॉलीमर जल प्रतिरोधी है और सिलिकॉन का उपयोग सीलेंट, ग्रीस, विद्युत अवरोधक यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, वाटरप्रूफ मटेरियल के साथ साथ शल्य क्रियाओं और सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए की गई शल्य क्रियाओं में किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग। ठीक है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का एक प्रमुख संगठक है। नाइट्रोजन की वायुमंडल में उपस्थिति 78% है। साथ ही नाइट्रोजन प्रोटीन और सभी जीवधारियों का आवश्यक घटक होता है। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में और उर्वरक उद्योग में किया जाता है। विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त होने वाले वीर्य को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की यौगिक के बारे में। तो नाइट्रोजन के यौगिक हैं अमोनिया, NH3। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। अमोनिया एक महत्वपूर्ण गैस है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और यूरिया NH2CO के निर्माण में अमोनिया का प्रयोग होता है। इसके साथ ही द्रवित अमोनिया का उपयोग प्रशीतकों में बर्फ जमाने के लिए होता है। द्रवित अमोनिया का उपयोग। अगला जो नाइट्रोजन का यौगिक है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैसों के नाम से भी इसको जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। अगला यौगिक है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये एक प्रमुख अम्ल होता है जिसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, नाइट्रेट के उत्पादन, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में आदि में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रस अम्ल, HNO2। नाइट्रस अम्ल बहुत अस्थायी प्रकृति का होता है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। हाइड्रोजन
N2S2। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग N2S2 का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। फॉस्फोरस, आगे हम अगला पदार्थ जो है फास्फोरस है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फास्फोरस के कई अपरूप पाए जाते हैं, मुख्यतः सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक व औद्योगिक कार्यों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। कार और अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कार में और अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरियों में किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस, अब हम दोनों ही फास्फोरस के बारे में समझते हैं, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बारे में। सफ़ेद फास्फोरस मोम जैसा ठोस अपारदर्शी पदार्थ होता है। ये जल में अविलेय और जहरीला होता है। सफ़ेद फास्फोरस जल में अविलेय होता है और जहरीला होता है। ये अंधेरे में चमकता है। लाल फास्फोरस, ये भी जल में अविलेय होता है, लेकिन ना तो ये जहरीला होता है और ना ही अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका उपयोग माचिस बनाने में होता है। लाल फास्फोरस का यूज़ माचिस बनाने में किया जाता है। फॉस्फीन PH3, फॉस्फीन का उपयोग संकेतक यानी सिग्नल के रूप में होता है। तो आगे इस बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को मिलाया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को मिलाया जाता है। यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाएगा तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हैलोजन के बारे में। आवर्त सारणी में P ब्लॉक के 17वें वर्ग में स्थित तत्वों को हैलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व एस्टेटीन को हैलोजन परिवार का सदस्य कहा जाता है। ये तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, ब्रोमीन द्रवित अवस्था में और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। एस्टेटीन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। एस्टेटीन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। हैलोजन परिवार में स्थित तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हैलोजन का उपयोग प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन अग्निशमन पदार्थ के रूप में, सिल्वर ब्रोमाइड के औद्योगिक उत्पादन में, नींद की दवा के एक संगठक के रूप में आदि में किया जाता है ब्रोमीन का प्रयोग। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ऐसा तत्व है जो कि साधारण ताप पर द्रवित अवस्था में पाई जाती है। आगे आयोडीन, गलगंड यानी गॉइट्री बीमारी के लिए निर्मित दवा में जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आयोडीन का। समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल लैमिनेरिया में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एस्टेटीन, एस्टेटीन रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो कि बहुत अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। ये भूपर्पट्टी पर सबसे कम पाए जाने वाला तत्व है। एस्टेटीन भूपर्पट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब आगे हम अक्रिय गैसों के बारे में बात करेंगे, यानी इनर्ट गैसेस के बारे में। आवर्त सारणी के 18वें समूह में रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि शामिल होते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता के अभाव के कारण इन्हें उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस भी कहते हैं। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी है, सबके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम के बारे में, यानी He। ये अज्वलनशील और कम घनत्व वाली गैस होती है। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन का निर्माण हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। कृत्रिम जो ऑक्सीजन होती है वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। मौसम संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है। गुब्बारों में क्या भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। वहीं आगे हम बात करेंगे नियॉन यानी Ne के बारे में। Ne का उपयोग विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए
स्फुरदीप्त बल्बों में स्फुरण के लिए विज्ञापनों में हवाई अड्डों पर चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है नियॉन का प्रयोग। ठीक है, नियॉन जो है वो स्फुरदीप्त जो बल्ब होता है, बल्ब में स्फुरण के लिए होता है, विज्ञापन में हवाई अड्डा पर चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। आर्गन धातुओं की वेल्डिंग में आग बुझाने के लिए, विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए आर्गन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन होती है। जिनॉन Xe ये अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण जिनॉन करती है। इसका उपयोग भी अक्रिय वातावरण में उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। रेडॉन Rn रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब आगे हम विभिन्न तत्वों का भूपटल में प्रतिशत को जानेंगे। तो ये तत्व हैं, ये उनके प्रतीक हैं और ये प्रतिशत लगभग उनका मान दिया हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीजन का प्रतीक है O और इसका प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन लगभग 47% होते हैं भूपटल पे। ठीक है, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si और ये 28% होते हैं लगभग भूपटल पे। एल्यूमिनियम 8% होते हैं, लोहा 5% होते हैं, कैल्शियम 3.5% होते हैं, सोडियम 3% होते हैं, पोटेशियम 2.5% होते हैं, मैग्नीशियम 2% होते हैं लगभग भूपटल पे और अन्य तत्व लगभग 1% होते हैं भूपटल पे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील के बारे में आगे हम बात करेंगे। ये आयन की एक मिश्र धातु है जिसे कि कार्बन और आयरन को मिलाकर के तैयार किया जाता है। आयरन में मिलाए गए अन्य धातु के आधार पर विभिन्न गुणों वाले इस्पात का निर्माण किया जाता है। आयरन में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के धब्बा रहित स्टील यानी स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। आयरन में कार्बन की मात्रा बढ़ा करके ज़्यादा कठोर इस्पात निर्माण किया जाता है। सामान्यतः ये 2% से अधिक नहीं होता है। लोहा का शुद्ध रूप जो औद्योगिक कार्यों में प्रयोग होता है पिटवा लोहा कहा जाता है उसको। इसमें कार्बन की मात्रा अत्यंत कम होती है, 0.04 से 0.08% होती है, जबकि ढलवा लोहे में कार्बन 3 से 5% तक हो सकता है। हेमेटाइट, मैग्नीटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट विभिन्न लौह अयस्क हैं। तांबा Cu, तांबा का सिंबल है Cu। तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। तांबा आघातवर्ध्य व तन्य होता है और ये विद्युत सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों के निर्माण में होता है। तांबा का यूज जो कि तारों में होते हैं। सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक और उनका उपयोग है। ये मिश्र धातु है, ये उनके अवयव घटक है और इनका क्या यूज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। इसका अवयव घटक है Cu प्लस Zn, 70% Cu 30% Zn मिला करके बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। कांसा यानी ब्रॉन्ज Cu प्लस Sn, Cu 90% और Sn 10%। उपयोग क्या है? सिक्का और बर्तन बनाने में कांसा का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज में क्या क्या मिलाए जाते हैं? Cu और Sn। ठीक है। जर्मन सिल्वर किस किस चीज़ को मिला करके बनता है? कॉपर से, जिंक से और निकल से। 60% कॉपर होता है और जिंक होता है 20% और निकल होते हैं 20%। इसका यूज़ क्या होता है? बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल में Cu होता है, Zn होता है और Sn होता है। Cu 90% होते हैं, Zn 2% होते हैं और Sn 8% होते हैं। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? तोप बनाने में गन मेटल का प्रयोग करते हैं, गियर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेल्टा मेटल में Cu 60% होते हैं, Zn 38% होता है और Fe 2% होता है और इसका यूज़ क्या है? वॉल्व में बेयरिंग बनाने में किया जाता है, और बेयरिंग बनाने में किया जाता है।
मंजू मेटल में Cu होता है 60% और Zn होता है 40% और इसका यूज़ जहाजरानी उद्योग में किया जाता है। डच मेटल में Cu 80% होता है, Zn 20% होते हैं और इसका प्रयोग सस्ते आभूषण बनाने में डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। मोनिल मेटल में निकिल होता है 70% और कॉपर होता है 30%। इसका यूज़ रासायनिक संयंत्रों में और वैमानिकी उद्योग में किया जाता है। टांका यानी सोल्टर, टांका में Sn होता है 67% और Pb होता है 33% और इसका यूज़ जोड़ों में टांका लगाने में टांका का प्रयोग किया जाता है। टांका में क्या क्या होता है? Sn होता है और Pb होता है। ठीक है। रोज़ मेटल में Bi 50% होता है, Pb 28% होते हैं और Sn 22% होता है। इसका यूज़ स्वचालित यानी ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में किया जाता है, रोज़ मेटल का प्रयोग। वही मैग्नीशियम में Al 95% होता है और मैग्नीशियम 5% होता है। ठीक है। इसका यूज़ हवाई जहाज का ढांचा बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरेलुमिन में Al होता है 95%, Cu होता है 4%, मैग्नीशियम होता है 0.5% और मैग्नीज होता है 5%। ठीक है। इसका यूज़ ड्यूरेलुमिन का यूज़ प्रेशर कुकर में हवाई जहाज का ढांचे बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब आगे जिस पदार्थ के बारे में हम बात करेंगे वो है जिंक यानी जस्ता। जिंक प्रकृति में अपने विभिन्न अयस्कों में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जिंक ब्लेंड एक प्रमुख अयस्क है। जिंक ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के निर्माण, मिश्रित धातुओं के निर्माण के साथ साथ औद्योगिक और चिकित्सकीय प्रयोगों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में होता है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन कहते हैं। हिंदी में यशद लेपन कहते हैं और इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। जस्ता यानी जिंक के कुछ प्रमुख यौगिकों के बारे में हम जानेंगे। जिंक सल्फेट, ये है जिंक के यौगिक, इसे सफ़ेद थोथा भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड, ये चिकित्सकीय दृष्टि से एक उपयोगी यौगिक है जिसका उपयोग कृत्रिम दांत और क्रीम आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग। लिथोपोन का उपयोग रंगाई से संबंधित कार्यों के लिए होता है। जिंक सल्फाइड, स्फुरदीप्त का गुण पाया जाता है जिंक सल्फाइड में। जिंक फॉस्फाइड, इसका उपयोग चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चांदी Ag, ये प्रकृति में स्वतंत्र व मिश्रित दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आर्जेटाइट चांदी का मुख्य अयस्क होता है और चांदी का निष्कर्षण सामान्यतः आर्जेटाइट से ही किया जाता है। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। चांदी ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है। अब तक ज्ञात धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है। ये सब क्या है? धातुएं हैं। चांदी हो गया, जिंक हो गया, ये सब धातु में आते हैं। चांदी के कुछ प्रमुख यौगिक के बारे में हम समझेंगे। पहली यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक ग्लास बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग ये सिल्वर नाइट्रेट जो है ये चांदी का एक प्रमुख यौगिक होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। मतदान के समय अंगुली में जो निशान लगाने के लिए प्रयुक्त स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की ही बनी होती है। पारा, अगली धातु है पारा यानी जिसका संकेत होता है Hg, सिंबल होते हैं Hg। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में लेकिन अल्प मात्रा में पाया जाता है। पारा स्वतंत्र अवस्था में तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। पारे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क सिनेबार होता है। पारा साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। ये ऊष्मा का निम्न सुचालक और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। पारे का मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। लोहा, प्लेटिनम इत्यादि तत्व अमलगम नहीं बनाते हैं। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे के कुछ प्रमुख यौगिक हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड कोरोसिव
सब्लिमेंट के नाम से भी जाना जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड को। इसका उपयोग नेल्सन अभिकर्मक के निर्माण और कीटाणुनाशकों के निर्माण में किया जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसका निर्माण सिंदूर निर्माण के लिए किया जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का उपयोग सिंदूर निर्माण के लिए किया जाता है। अगला धातु है प्लेटिनम Pt। ये इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक एक प्रमुख उत्प्रेरक होता है जो कि प्लेटिनम का ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसका सूत्र है PtO2.S2O। इसका उपयोग प्रयोगशाला में उपकरणों, इलेक्ट्रोडों व मिश्र धातुओं और आभूषण आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे बात करेंगे सोना के बारे में, जिसका सिंबल होता है Au। ये प्रकृति में मुक्त और स्वतंत्र दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। केलोवेराइट, सिल्वेनाइट सोने के प्रमुख अयस्क हैं। मुख्यतः सोने का निष्कर्षण इन्हीं अयस्कों में किया जाता है। सोना एक मुलायम, तन्य, आघातवर्ध्य, चमत्कार धातु होता है। इन गुणों से इस धातु के महत्व में अतिशय वृद्धि हो जाती है। सोना ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सोना विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सोने का उपयोग स्वर्ण सिक्कों के निर्माण में, आभूषणों के निर्माण में, साथ साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के अति महत्वपूर्ण अवयव बनाने के लिए भी सोना का यूज किया जाता है। प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में आगे हम बात करेंगे, जो कि प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व होंगे। यूरेनियम अति महत्वपूर्ण तत्व है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग प्रमुखता से होता है। इसकी उपयोगिता की वजह से ही इसे आशा धातु भी कहा जाता है यूरेनियम को। प्लूटोनियम F ब्लॉक की एक्टिनाइट श्रेणी में स्थित ये तत्व अत्यंत उपयोगी है। परमाणु बमों के निर्माण और नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में केरल तट पर मोनोजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में थोरियम उपलब्ध है। भारत एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को विकसित करने के अंतिम चरण में है, जिसमें कि थोरियम का इस्तेमाल U-233 यूरेनियम समस्थानिक बनाने के लिए होगा। आगे हम बात करेंगे उर्वरक, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये कोई भी ऐसा ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ है जिसमें कि एक अथवा एक से अधिक ऐसे पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं जो कि वनस्पतियों के विकास में सहायक होते हैं। उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मिश्रित उर्वरक, पोटाश उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक और नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो एक एक करके इन सारों को हम देखेंगे, सारे को। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक के बारे में। इसमें अमोनिया सल्फेट, जिसका सूत्र है NH4 2SO4, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये पर्णीय छिड़काव के लिए उपयुक्त उर्वरक होते हैं। इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहता है। इसके बाद फॉस्फेटिक उर्वरक में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaS2PO4 और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम होता है। पोटाश उर्वरक, मृदा में पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मिश्रित उर्वरक का उपयोग, इन उर्वरकों में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कि मृदा में एक से अधिक पोषकों की आवश्यकता को दूर करते हैं, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। आगे बात करेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट एक बारीक चूर्ण होता है। सीमेंट का संगठन कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 70% होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगभग 20 से 25% तक होता है। और चिकनी मिट्टी, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड आदि से मिलकर के बनता है सीमेंट। इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में किया जाता है। कांच का तो कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये एक मिश्रण होता है। साधारण रूप से इसे Na2SiO2, CaSiO3 और 4SiO2 से प्रदर्शित करते हैं कांच को। कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का उपयोग होता है।
कांच बनाने के लिए कच्चे माल को विभिन्न अनुपातों में मिला करके द्रवित किया जाता है। उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में कांच प्राप्त कर लिया जाता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। कुछ विशेष कांच और उनका उपयोग देखते हैं हम। सोडा कांच, ये एक मृदु कांच होता है। इसका उपयोग खिड़कियों के निर्माण में, दर्पण निर्माण और अन्य साधारण कार्यों के लिए सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। खिड़की में जो शीशा होता है वो सोडा कांच होता है, साथ ही दर्पण वाले शीशे में भी सोडा कांच होता है। कठोर कांच, पोटेशियम कार्बोनेट और चूना पत्थर मिला करके कठोर कांच को तैयार किया जाता है और इनका उपयोग कठोर कांच के उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। पाइरेक्स कांच, पाइरेक्स कांच, इसके निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। पाइरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला उपकरण जैसे कि बीकर, फ्लास्क आदि के निर्माण में किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच, फोटोक्रोमिक कांच, ये जो कांच है ये तेज धूप में काला हो जाता है। इसका प्रयोग धूप से परिरक्षण हेतु चश्मे के निर्माण में किया जाता है। ग्लास फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण इन्हीं कांच से होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं इसका निर्माण ग्लास फाइबर से होता है। शल्य क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले कांच के पदार्थ इन्हीं से बनते हैं। दूर संचार में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम रासायनिक मिश्रणों को पृथक करने की विधियों को जानेंगे। क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन विधि के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या होती है ये विधि? इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस पदार्थों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ये विलेयता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि में अशुद्धि युक्त ठोस मिश्रण को उचित विलायक में घोल करके गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। फिर विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। विलय जब ठंडा हो जाता है तो शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं, जैसे कि क्रिस्टलन विधि से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब अगली विधि जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो विधि है आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन। ये द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की एक प्रमुख विधि होती है। इस विधि का उपयोग उन द्रवीभूत यानी लिक्विफाइड मिश्रणों के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, जैसे खनिज तेल, क्रूड ऑयल से इस विधि द्वारा पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम और मिट्टी के तेल को अलग किया जाता है। अगली विधि है वर्णलेखन विधि यानी क्रोमेटोग्राफी। ये विधि मिश्रण के घटकों की भिन्न भिन्न अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्षमता पर आधारित होती है। जब उन्हें किसी अधिशोषक यानी एब्जॉर्बेंट के साथ मिला दिया जाता है तो अलग अलग घटकों द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती है। अगली विधि है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस अवस्था से जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट, और इस पूरी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। इस विधि से ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसमें कि एक ऊर्ध्वपातज होता है जबकि दूसरा ऊर्ध्वपातज नहीं होता है। इस विधि से ऊर्ध्वपातन जो विधि होती है इससे ऐसे मिश्रणों को अलग किया जाता है जिसमें कि एक ऊर्ध्वपातज हो जबकि दूसरा ऊर्ध्वपातज नहीं हो, जैसे कि कपूर, बेंजीन और अमोनियम क्लोराइड जैसे मिश्रणों को इस विधि से पृथक करते हैं। अब आगे हम कुछ अन्य रासायनिक परिघटनाएं देखेंगे। स्फुरदीप्ति यानी फॉस्फोरोसिन किसी भी रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रदर्शित वो घटना है ये जिसमें वो पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखे जाने पर विकिरण को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश से हटाए जाने के बाद उनका उत्सर्जन करता है। ये अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया शीघ्र घटित होती है, जैसे कि कैल्शियम सल्फाइड। प्रतिदीप्ति फ्लोरेसिन। प्रतिदीप्ति ऐसी घटना है जिसमें कि पदार्थ प्रकाश अथवा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करता है, जिससे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जब प्रकाश स्रोत या फिर अन्य किसी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा स्रोत को हटा लिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस घटना को प्रतिदीप्ति कहते हैं।
प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति में मुख्य अंतर ये होता है कि जहाँ पे स्फुरण में प्रकाश का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत से पदार्थ को हटाने के बाद भी होता रहता है, वहीं प्रतिदीप्ति में पदार्थ प्रकाश सामने से हटाने के बाद तुरंत प्रकाश का उत्सर्जन बंद कर देता है, जैसे कि जेलीफिश द्वारा उत्सर्जित प्रतिदीप्ति, क्लोरोफिल अवयवों के द्वारा उत्सर्जित प्रतिदीप्ति। ठीक है, अगला उत्फुल्लन यानी इफ्लोरेसेन। कुछ रासायनिक पदार्थों की लवणों में क्रिस्टलीय संरचना में जल की मात्रा अधिक होती है और ऐसे पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो जल वाष्प बनकर के उड़ जाता है और वो रासायनिक पदार्थ क्रिस्टल युक्त चूर्ण बन जाता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5S2O, फेरस सल्फेट FeSO4.7S2O, ये इसके उदाहरण हैं। भंजन, नेक्स्ट विधि जो हम पढ़ेंगे वो है भंजन यानी क्रैकिंग। जब उच्च अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन ताप की उपस्थिति में निम्न अणु भार वाले अणुओं में टूटते हैं तो उस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, जैसे कि ये आप उदाहरण देख सकते हैं C5H32 टूटने के बाद 2C2H4 प्लस C3H6 प्लस C8H18, ये है एथिलीन, ये है प्रोपिन और ये है ऑक्टेन। किण्वन विधि यानी फर्मेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब। जटिल कार्बनिक यौगिकों के अणुओं का एंजाइम जैसे जो कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति में टूटकर सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, फलों से बियर बनाना, ये सारे किण्वन विधि होते हैं, किण्वन विधि से बनते हैं। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आबंध से युक्त होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन। मीथेन हाइड्रोजन परमाणु आबंध युक्त होते हैं, ठीक है। और इथेन C2H6, ये जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आबंध से युक्त होते हैं, मीथेन भी और इथेन भी। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो ये है विधि। हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दो हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अचक्रीय आते हैं और चक्रीय आते हैं। अचक्रीय खुले चेन वाले और चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। वहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बेंजोनॉइड होता है जिन यौगिकों में बेंजीन रिंग उपस्थित होते हैं, और दूसरा नॉन बेंजोनॉइड होता है। अचक्रीय में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु और अन्य परमाणुओं से एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आप देख सकते हैं, ये एकल बंधुओं द्वारा जुड़ा है। मीथेन है ये CH और ये H एकल बंधुओं से जुड़ा हुआ है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणुओं से द्विबंधों यानी डबल बॉन्ड अथवा त्रिबंधों यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है और ये एथीन बना रहा है, ठीक है। समजातीय श्रेणी, होमोलॉजियस कैटेगरी। कार्बनिक यौगिकों की वो श्रृंखला जिसमें अभिक्रियाशील मूलक एक ही तत्व का परमाणु होता है और इस श्रृंखला के दो परस्पर क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है, जैसे कि मीथेन, एथेन और प्रोपेन। उपयुक्त कार्बनिक श्रृंखला में सभी अभिक्रियाशील परमाणु कार्बन परमाणु ही हैं। आगे हम आइसोमेर यानी समावयवता के बारे में बात करेंगे। तो आइसोमेर वो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके अणु सूत्र समान होते हैं। साथ ही इनकी परमाणुविक संरचना भिन्न होने की वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिकों को समावयवी और इन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले इस गुण को समावयवता कहते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये है आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये है आइसोब्यूटेन। क्रियात्मकता समूह यानी फंक्शनल ग्रुप।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये अन्य तत्वों के साथ मिल करके आसानी से यौगिक का निर्माण करता है। हम जानते हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन में कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ मिलकर के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए हाइड्रोकार्बन संरचना में से हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण करके अन्य तत्व कार्बन के साथ यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले इन तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। कभी कभी ये विषम परमाणु समूहों में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल OH, CHO, एल्डिहाइड आदि। ऐसे समूहों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो N=C=O क्रियात्मक समूह रखते हैं आइसोसाइनाइड के नाम से जाने जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CS3NCO, ये एक विषैला और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। दिसंबर 1984 में भोपाल में हुई भयंकर गैस त्रासदी जो हुई थी, वो इसी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज की वजह से हुई थी। इस गैस का उपयोग कीटनाशक और रबर उद्योग में किया जाता है। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख भौतिक गुण एरोमेटिसिटी होता है। इस गुण को प्रदर्शित करने वाले हाइड्रोकार्बन ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं बेंजीन, टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल आदि। सिगरेट के धुएं में बेंजीन उपस्थित होता है। बेंजीन का उपयोग रबर में स्नेहक पदार्थ, डाई, डिटर्जेंट, औषधि, विस्फोटक, कीटनाशक आदि के निर्माण में होता है। टॉलुइन का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में होता है। नाइट्रोजन बेंजीन इससे ट्राइनाइट्रोबेंजीन, जो कि प्रमुख विस्फोटक है, बनाया जाता है नाइट्रोबेंजीन से। एनिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये एक प्रमुख एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण, रबर उद्योग, रंजकों के निर्माण आदि में किया जाता है। फिनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये एक प्रमुख एरोमेटिक अल्कोहल होता है। इसका उपयोग फिनॉल का सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में, बालों के रंजक यानी हेयर डाइज के निर्माण में किया जाता है। फिनॉल का यूज विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में और शल्य चिकित्सा में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में भी फिनॉल का यूज किया जाता है। बेंजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है C7H6O2। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग कीटों से सुरक्षा के रूप में होता है। सैकरीन, टॉलुइन के ऑक्सीकरण से निर्मित ये पदार्थ चीनी से कई गुना मीठा होता है। मधुमेह से प्रभावित लोगों को इसे चीनी के स्थान पर दिया जाता है सैकरीन। क्या दिया जाता है? सैकरीन दिया जाता है। नेफ्थलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C10H8, इसकी गोलियों का उपयोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। जो कपड़ों की गोली होती है फिनाइल वाली वाइट कलर की, वो नेफ्थलीन होती है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के समूह हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन अन्य किसी परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह से होता है, तो वो पूर्णतः नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिनका गुणधर्म और उपयोग बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है। अल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह एल्फेट्रिक तंत्र ROH के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अल्कोहल के उदाहरण हैं फिनॉल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये है फिनॉल OH और ये है मिथिल फिनॉल। ईथर ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अल्कोहल या फिर फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन का किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण है ये डाईमेथाइल ईथर और CH3O और CH3 और एथिल मेथिल ईथर।
ये दोनों इनके उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं एमीन के बारे में। ये अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापन से प्राप्त होने वाले यौगिक हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन इत्यादि में पाए जाते हैं। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीन का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में किया जाता है। ठीक है, 3 रूपों में वर्गीकरण किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये है इसका वर्गीकरण। आगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह है C और डबल बॉन्ड O, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं, जबकि कीटोनों में ये 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है कार्बोक्सिल अम्ल और उसके व्युत्पन्न कहलाते हैं, जैसे कि एस्टर। जबकि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह का कार्बन नाइट्रोजन या हैलोजन से जुड़ा रहता है, जैसे एमाइड और एसिल, वो एमाइड और ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन या हैलोजन से जुड़ा रहता है, वो एमाइड और एसिल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में पर्याप्त रूप से मौजूद रहते हैं। ये जीवों की जैव रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं। ये रासायनिक इनका क्रिया, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एसिल हैलाइड जिसमें X हैलोजन है और ये है एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग को समझते हैं हम। मिथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये एक विषयुक्त द्रव्य होता है। मिथाइल अल्कोहल विषयुक्त द्रव होता है। ईंधन, वार्निश और कृत्रिम रंग आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी गंध शराब की तरह होने की वजह से अनजाने में लोग इसका सेवन कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त सेवन से अंधता या फिर मृत्यु हो सकती है। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। ये एक तरल पदार्थ होता है जो कि रंगहीन होते हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए इसे किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। ये फलों और स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त किया जाता है। इथाइल अल्कोहल आजकल इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी हो रहा है। अल्कोहल शराब, बियर और अन्य पेय पदार्थों के प्रमुख घटक के रूप में, मिथाइल स्पिरिट बनाने में, कार्बनिक विलाय के रूप में, चिकित्सकीय प्रयोगों के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी किया जाता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यूज़ बैकेलाइट, और बैकेलाइट एक उपयोगी प्लास्टिक होता है जिसके निर्माण में मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है। कवकनाशी, कीटनाशी, चर्म शोधन आदि में यूज किया जाता है। शवों पर लेप लगा करके संरक्षित करने में। एरोमेटिक एल्डिहाइडों का यूज सुगंधित पदार्थों के निर्माण में होता है। कीटोन, कीटोन नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश हटाने के लिए कीटोन का यूज करते हैं और औद्योगिक विलाय के रूप में यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मकों के रूप में एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है। वसीय अम्लों के निर्माण में, साबुन उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में, चिकित्सा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इत्र यानी परफ्यूम्स के निर्माण में यूज होता है। टार्टरिक अम्ल एक प्रमुख कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। एस्टर, एस्टर सुगंधित पदार्थ होते हैं और इसलिए इनका निर्माण इत्र, सुगंधित तेल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। कार्बनिक विलायक के रूप में एस्टर का यूज करते हैं। प्लास्टिक, साबुन और अपमार्जकों के रूप में यूज किया जाता है। प्लास्टिक, साबुन और अपमार्जकों के निर्माण में एस्टर का प्रयोग करते हैं। एमीन, औषधि उपयोग में एमीन का व्यापक उपयोग होता है।
मॉर्फिन, डेमेरॉल का उपयोग दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में होता है। कृषि के क्षेत्र में एमीन का उपयोग किया जाता है। एमीन का यूज़ कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं ईथर। ईथर का यूज़ निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये सुगंधित और तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इथाइल ग्लाइकॉल। इथाइल ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका उपयोग ठंडे स्थानों पर वाहनों के रेडिएटरों में किया जाता है जिससे हिमांक बिंदु कम बना रहे। ग्लिसरॉल, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल ये बाजार में ग्लिसरीन के निर्माण से उपलब्ध होते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर के इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, एंटी फ्रीजिंग पदार्थ, परिरक्षक, पॉलिश आदि के निर्माण में ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें ये कार्बन परमाणु क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ये यौगिक ज्वलनशील नहीं होने के साथ साथ बहुत जहरीले भी नहीं होते हैं, इसलिए इनका व्यापक उपयोग होता है। जैसे कि प्रशीतक के रूप में यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट्स में, एरोसॉल के प्रोडोदक में यानी प्रोपलेंट के रूप में होता है, फोम और प्लास्टिक के निर्माण में यूज़ करते हैं। इनका व्यापक उपयोग होता है, लेकिन ये पर्यावरण में ओजोन परत का क्षरण करते हैं। वैश्विक तापन की प्रक्रिया को ये यौगिक बढ़ा देते हैं। एक अणु CFC11 की वैश्विक तापन की प्रक्रिया में वृद्धि करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से लगभग 5000 गुना ज़्यादा होता है। फ्रेऑन, मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को सामूहिक रूप से फ्रेऑन कहते हैं। ये यौगिक बहुत ही स्थायी व असक्रिय होते हैं और ये जहरीले नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों का उपयोग प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेशन, एरोसॉल प्रोडोदक यानी एरोसॉल प्रोपलेंट व वातानुकूलन यंत्रों में होता है। ओजोन परत के क्षरण यानी डिप्लेशन में इनकी प्रमुख भूमिका होती है, जैसे कि फ्रेऑन 12, CCl2F2। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इनका निर्माण तेल और वसा का कास्टिक सोडा द्वारा जल अपघटन करके किया जाता है, जिसे कि साबुनीकरण कहते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ये लंबे कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। सफाई, विशेष तौर पर कपड़ों के लिए इस सब कार्यों में अपमार्जक साबुन से अधिक प्रभावी होते हैं। ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ साबुन क्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक इन आयनों से क्रिया करके अवक्षेपित नहीं होते हैं और अशुद्धियों से क्रिया करके घुलनशील लवण बनाते हैं और अधिक झाग देते हैं। इसलिए ये कपड़ों से गंदगी को सरलतापूर्वक साफ कर देते हैं। तेल व वसा यानी ऑयल एंड फैट, तेल और वसा एस्टर हैं जिसको उच्च वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल को साथ में मिलाकर के बनाया जाता है। तेल साधारण ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है और वसा साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। वसा भी दो तरह की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है, यानी सैचुरेटेड फैट, वे वसाएं जिनमें अम्लों के कार्बन परमाणुओं से एकल बंध यानी CC, ये एकल बंध से जुड़ा हुआ है, एकल बंध में उपस्थित होते हैं, वे संतृप्त वसा कहलाती है। जैसे कि मांस और दूध उत्पादों में मुख्यतः संतृप्त वसा पाई जाती है। वहीं असंतृप्त वसा की बात करें यानी अनसैचुरेटेड फैट, तो वे वसाएं जिनकी वसीय अम्ल श्रृंखलाओं में एक अथवा एक से अधिक कार्बन यानी डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वो जैसे कि मछलियों में पाए जाने वाली वसा, ये असंतृप्त वसा है। पॉलीमर, बहुलक, ये पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों से बृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। ये पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई सरल और क्रियाशील अणु होते हैं जो कि आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। इन पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों को एकलक भी कहते हैं और एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि एथीन से पॉलीथीन बनाने को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एथीन से पॉलीथीन बनाने की प्रक्रिया है ये। एथीन द्वारा बहुलक विधि से पुनरावृत्त इकाई है ये, और ये पॉलीथीन बहुलक का निर्माण होता है। स्रोतों के आधार पर बहुलकों का सामान्य वर्गीकरण है ये, तो ये देख सकते हैं। पॉलीमर,
दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर और कृत्रिम पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड्स होता है, डेक्सट्रॉन होता है और साइक्लोडेक्स्ट्रीन होता है। और इसके साथ ही पॉलीसैकेराइड प्राकृतिक पॉलीमर में प्रोटीन, जिलेटिन और कोलेजन होता है। ठीक है, वहीं कृत्रिम पॉलीमर की बात करें तो इसके अंतर्गत पॉलीईथर होता है, पॉलीएस्टर होता है, पॉलीऑक्सोमरस होते हैं और आरपी पॉलीमर होता है। ये 4 तरह के होते हैं पॉलीमर कृत्रिम पॉलीमर में। प्राकृतिक बहुलक, ये पादप और जंतुओं से पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे रेयॉन और सेलुलोज नाइट्रेट इत्यादि। अर्ध संश्लेषित बहुलक में सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे रेयॉन और सेलुलोज नाइट्रेट इत्यादि होते हैं। संश्लेषित बहुलक कौन कौन से हैं? पॉलीथीन, संश्लेषित रेशा, नाइलॉन 6 इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक हैं ये पॉलीमर बहुलक हैं, ये मोनोमर एकलक है और ये उनके यूज हैं। नाइलॉन जो है इसका मोनोमर एकल होता है HOOC CS2O4 CS2,4COOH। ये एडिपिक अम्ल है। तो ये आप देख सकते हैं मोनोमर एकलर। इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन इसका यूज टेलीविज़न में, कंप्यूटर आदि का बाहरी आवरण निर्मित करने में किया जाता है। इसका मोनोमर एकल होता है स्टाइरीन CS2 बराबर CH6H5। और प्राकृतिक रबर, इसमें मोनोमर एकलक होते हैं आइसोप्रीन। इसका यूज़ क्या किया जाता है? इसका यूज़ होता है चिकित्सकीय उपकरण में, टेक्सटाइल उद्योग में और खिलौनों आदि में किया जाता है। बहुलक के यूज़ क्या क्या है? सेलुलोज, रेशम, लकड़ी इत्यादि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन, बेकेलाइट, PVC ये कृत्रिम बहुलक हैं। पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग वस्त्र निर्माण में और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का उपयोग फर्नीचर निर्माण, सीवर पाइपों के निर्माण, कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड मिला करके किया जाता है। ये कठोर होता है। इसका उपयोग विद्युत स्विच और अन्य विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन का यूज़ पैकेजिंग उद्योग में किया जाता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ग्लिप्टल का यूज़ पेंट निर्माण और कोटिंग के लिए किया जाता है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड है जिसका इस्तेमाल रस्सियों के निर्माण, मजबूत जाल के निर्माण के साथ साथ जल का कम अवशोषण करने व बहुत मजबूत होने के कारण वस्त्र उद्योग में भी हो रहा है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, जैसे कि नायलॉन 6। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है जिसका उपयोग विद्युत अवरोधक उपकरणों के निर्माण में होता है। टेफ्लॉन एक महत्वपूर्ण पॉलीमर है जो कि जंग प्रतिरोधी होने के साथ साथ रासायनिक रूप से निष्क्रिय भी होता है। इसका उपयोग सीलो व ना चिपकने वाले सतह से लेपित बर्तनों यानी नॉन स्टिक कुकवेयर में किया जाता है। केवलर नामक बहुलक का प्रयोग भी बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थालेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। पॉलिएस्टर वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, जैसे कि डेक्राइन अथवा टेरिलॉन। रबर का वल्नीकरण यानी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है जिसमें कि प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। रबर के वृक्ष से प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। रबर को ऐच्छिक उपयोग के अनुसार तैयार करने के लिए रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रबर में सल्फर मिला करके एक निश्चित ताप परास 373 केल्विन से 415 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद रबर मजबूत ऑक्सीकारकों के प्रति प्रतिरोधी गुणवत्ता युक्त हो जाता है। टायरों के उपयोग में लाए जाने वाले रबर में 5% तक सल्फर मिलाया जाता है। चलिए आगे हम विविध को देख लेते हैं। मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन ये एक अत्यंत विषैला द्रव्य है।
मार्श गैस CH4, मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। LPG गैस में गंध इथाइल मरकैप्टेन के कारण होती है। ट्राइनाइट्रोटालोइन यानी TNT का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन या साइक्लोटाइनिन जो सामान्यतः RDX के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा की गई थी। पायरीन यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। रिक्सिन ये सेल्यूलोज नामक वनस्पति से निर्मित एक कृत्रिम चमड़ा होता है। ल्यूसाइड ये अत्यंत विषैली गैस होती है जिसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड यानी AsCl3 की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करा करके प्राप्त की जाती है। गमिक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड व गम्स्केन कहते हैं। गम्स्केन जो है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गम्स्केन कहते हैं और इसका यूज कीटनाशक के रूप में होता है। DDT इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है और ये एक प्रमुख कीटनाशक होता है। पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन ये द्रव्य खाद्य सामग्री की संरक्षण की विधि है। इसमें द्रव्य को लंबे समय तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। इसका यूज दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 के क्रिस्टलीय रूप है। माणिक्य और नीलम भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बॉक्स में जो एक एक नज़र हम इनको देख लेते हैं। ये यौगिक है, ये इनके फॉर्मूलाज है और ये प्रचलित उनके नाम है, किस नाम से इनको बुलाया जाता है। इसके अलावा भी कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5S2O, इसको नीला थोथा कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको तेजाब बोला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3, इसको ये बेकिंग सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, इसका प्रचलित नाम है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मूला Na2S2O3। हाइपो इसका प्रचलित नाम है हाइपो। सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ये खाने का नमक होता है। कैल्शियम ऑक्सिलोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम टेट्राबोरेट इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, इसको सुहागा बोलते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 बाहर 324S2O, ये फिटकरी होता है, ठीक है, इसको फिटकरी कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसको सिंधु नाम है इसका। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रचलित नाम है लाल दवा। अब हम आगे यौगिक देखेंगे अथवा तत्व और इनके उपयोग को जानेंगे। फ्रेऑन का क्या यूज होता है, प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के लिए यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज बारूद बनाने में करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल उर्वरक निर्माण में किया जाता है। मोनो पोटेशियम टार्टरेट का यूज बेकरी में किया जाता है। फिनॉल का इस्तेमाल घरेलू रोगाणुनाशी में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग नाखून पॉलिश हटाने में करते हैं। पेट्रोल का यूज शुष्क धुलाई में करते हैं। मार्फिन का इस्तेमाल दर्द निवारक में करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधी कपड़ा निर्माण में करते हैं। पाइरेथ्रम मच्छर भगाने में। हाइड्रोजन परऑक्साइड रासायनिक पदार्थों के निर्माण विरंजक के रूप में चिकित्सा में किया जाता है। भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसका यूज नाभिकीय संयंत्र में मंदक और शीतलक के रूप में करते हैं। लिथियम का उपयोग वायुयान निर्माण और विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण में करते हैं।
क्लोरीन का यूज़ विरंजक जल के शुद्धिकरण में करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं, ये विरंजक और जल के शुद्धिकरण में यूज़ किया जाता है। ओजोन का इस्तेमाल पराबैंगनी किरणों से रक्षा, जीवाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जीवाणुनाशक और विरंजक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यहीं से हमारा केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड भी ख़त्म होता है और हमारे दृष्टि विज़न के बुक से केमिस्ट्री भी ख़त्म होता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।